नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपकी बात मेरे से बतौर कमिटमेंट हुई थी कि सर जो आपका पेपर सोल्यूशन है आपका वहां पर प्री रीट एग्जामिनेशन 2025 का, जो कि 16 फरवरी 2025 को लगा था, रविवार के दिन लगा था, तो उसमें लैंग्वेज सेकंड मैंने आपको सोल्व करवा दिया था। आपकी डिमांड आई थी कि आप लैंग्वेज फर्स्ट है, पहला लैंग्वेज है, उसे वहां पर सोल्यूशन में लेने वाले हैं। तो यहां गौर करो, लिख दिया आपका फर्स्ट लैंग्वेज है आपका इंग्लिश का, उसका मैं सोल्व करवा रहा हूं। आज उसके अपन 15 क्वेश्चन लेंगे, अगले पार्ट में वहां पर उसके अगले 15 क्वेश्चन ले लेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं वहां पर इसके पहले सवाल की तरफ। देखो वहां पर इसमें पहले सवाल पे आने से पहले डायरेक्शन क्या दिया था पेपर सेटर ने आपका, 31 टू 37, 31 से लेकर 37 तक के जो सवाल हैं, रीड द पैसेज। आपको वहां पर क्या पढ़ना बेटा, आपका एक गद्यांश है, उसको पढ़ना है, ठीक है। अनसीन पैसेज दिया गया और फिर आपको आंसर देने हैं, जवाब देने हैं द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो, जो प्रश्न आपके नीचे पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसके पहले सवाल की तरफ। पेपर में आपका वहां पर 31 का था, अपन यहां पर पहला मानेंगे इसे आपका। पहले इसके लिए थोड़ा सा आपको पैसेज है उसको रीड करना पड़ेगा, हल्का सा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। टाइम अपने पास में कम रहेगा इसलिए मैं ज्यादा वरीयता यहां नहीं दूंगा। और एक चीज गौर करना, जो आपके वहां लैंग्वेज के अंदर ये पैसेजेस आते हैं उसमें टाइम ज्यादा खराब मत करना तुम बच्चे। सिंपल सिंपल एक हल्की सी रीडिंग मारना, उसके बाद में क्वेश्चन खुद तुम्हें बताएगा कि करना क्या है। बहुत ज्यादा डेप्थ में तुमसे सवाल पूछा नहीं जाता, इस बात को याद रखना। 27-28 फरवरी को तो मेरी बात को याद रखोगे कि सर ने क्या कहा था, और मैच करना, मेरे वीडियोस को दोबारा देख के मैच करना कि हमारे टीचर ने बोला क्या था और हमें मिला क्या है। कि द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैज। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका एक सीगल की, एक ऐसे बर्ड की बात कर रहे हैं वहां पर, आपका एक ऐसे वहां पर आपके प्राणी की बात कर रहे हैं, ऐसे क्रिएचर की बात कर रहे हैं जो कि काफी उम्र में कम होता है आपका, और वो अपनी लैज के ऊपर क्या अकेला बैठा हुआ है। हिज टू ब्रदर्स, उसके जो दो भाई हैं, एंड हिज सिस्टर, उसकी जो बहन है, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वहां से उड़कर कहीं अन्यत्र जा चुके हैं, अलग जा चुके हैं आपका। मैंने कहा सरफिशियल पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसका भावार्थ नहीं निकालने की कोशिश करेंगे अपन, खाली शब्दार्थ पर जाएंगे। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lash, जैसे तैसे करके उसने वहां पर जो अपना बैठने वाली जगह है उसके किनारे से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की, एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास किया, टू फ्लैप हिज विंग्स, की अपने पंखों को वो थोड़ा सा फड़फड़ाए, हिलाए वहां पर आपका। He became afraid, उसे डर लगने लगा। The great expanse of sea stretched down beneath, क्योंकि बड़ा सा विस्तारित आपका समुद्र का पानी है, नीचे काफी दूर तक फैला हुआ था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और अगर वो नीचे गिर गया तो कितनी मील की गहराई उसे नजर आ रही थी। यहां पर हाइपरबली है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। He felt certain, उसने निश्चितता महसूस की, that his wings would never support him, कि उसके पंख उसका वहां पर सहारा बनने वाले नहीं है, पंख उसका साथ देने वाले कतई नहीं है। So he bent his head, इसलिए उसने अपने सर को नीचे किया, and ran away back to the little hall under the lash, और जिस जगह बैठा हुआ था उसके नीचे बना हुआ जो अपना छोटा सा बिल था, अपना छोटा सा जो आपका छेद था, वहां पर वापस चला गया। Where he slept at night, जहां पर उसको रात्रि को सोना था। Even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, यहां तक कि उसके दोनों भाई हैं, उसकी बहन है, जिनके पंख उसके मुकाबले काफी छोटे थे, ran to the brink, वो किनारे तक दौड़ कर गए, flapped their wings, अपने पंखों को उन्होंने वहां पर फड़फड़ाया, and flew away, उड़कर चले गए। He failed, लेकिन जो यंग सीगल है वो असफल रहा, to muster up, एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में, courage, उस साहस या उस हिम्मत को, to take that plunge which appeared to him so desperate, कि वो एक ऐसी उड़ान भर पाए, एक ऐसी डुबकी मार पाए, इस तरीके से आपका गोता लगा पाए जो उसके लिए काफी मुश्किलात पैदा करने वाला था, उसे बहुत ज्यादा निराश करने वाला था। His father and mother had come around calling to him shrilly, उसके मम्मी पापा हैं उसके पास नजदीक आए और आकर जोर से कर्कश आवाज में चिल्लाने लगे, upbraiding him, उसे थोड़ा सा डांटने भी लगे, threatening him, धमकाने लगे, टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लैश, कि अगर ऐसे ही रहा तो यहां पड़े पड़े भूखे मरेगा, तुम्हें कोई खिलाने नहीं आएगा, अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम नहीं उड़कर गया ना तो तुम्हारे भोजन का इंतजामात हम तो नहीं करेंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन जहां तक उसकी जिंदगी का सवाल था ना, तो वहां से हिल भी नहीं पाया, इतना डर हो गया। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। यहां पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माउंटेन ड्यू, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा कि आप वहां पर कहीं से क्या ले आए, माउंटेन ड्यू ले आए कि डर के आगे जीते, ऋतिक रोशन आपको याद आ गया, या फिर आप ये सोचो वहां पर कौन सा कि चलो स्टिंग एनर्जी लेते हैं उसके साथ में आगे बढ़ते हैं, दैट इज नॉट दैट, ठीक है। एक्चुअल में आप में एक जिगरा होना चाहिए, आप में दमखम होना चाहिए, और वो यहां से नहीं यहां से आता है, यहां नहीं यहां से आपका, जहां से आप अपने सेंसेस को रेस्ट्रेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाउ विल यू लीड योर लाइफ, दैट शुड बी द पैशन, नॉट ओनली शुड बी बट द मस्ट बी पैशनेट फीलिंग इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, और लाइकवाइज यू शुड हैव दैट आल्सो, आपके अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए। चलिए इसके आधार पर सवालों का जवाब देते हैं आपका वहां पर। पहला सवाल, चूज द सिनोनिम ऑफ अफ्रेड, तुम्हारे पास में एक वर्ड है बेटा वहां पर, इसको तुम्हें पढ़ना है कि अफ्रेड है, अफ्रेड का तुम्हें क्या करना वहां पर, आपका सिनोनिम, सिनोनिम बोले तो आपका समानार्थी शब्द वहां पर छांटना है, ठीक है। तो अफ्रेड का मीनिंग होता है भयभीत होना, डरा हुआ होना।
तो अब आप इसमें मैच करें जरा। आपका शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, पेट्रीफाइड का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ होना, अडप्ट का मतलब जो अनुकूलित अवस्था होती है, अनुकूलन रखना, अनुकूलित करना, और विजिबल का मतलब होता है दृश्यित अवस्था में। तो यहां इजीली आप छांट सकते हैं ना कि यहां पर इसका मतलब डरने से नहीं, इसका मतलब डरने से नहीं, इसका मतलब डरने से नहीं। आंसर तो हमें देना ही था, तो यहां वाले पार्ट में आंसरेबल सिचुएशन किसका आएगा? पेट्रीफाइड। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन अगले ने पूछा है, ठीक, अगर अपने पास में पैसेज ना भी होना तो भी बेटा मैं इस सवाल का जवाब इजीली दे सकता हूं। अगले सवाल पे चलें। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आपका इस क्लास का कि चूज द एंटोनिम सर्टन, वो की वो चीज अगर तुम्हारे पास में बेटा कहीं पर भी ये पैसेज ना मिला हो ना तो भी इस सवाल का जवाब तुम इजीली वहां पर दे जाओगे। चेक करना, सर्टन का मतलब होता है आपका निश्चित। सर्टन को क्या पढ़ते हैं अपन वहां पर? निश्चित पढ़ते हैं। तो इसका एंटोनिम विलोम शब्द चाहिए, अपोजिट चाहिए आपका। ठीक है, अपोजिट वाला पैटर्न अगर आप इसमें निकालते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि सर्टन का उल्टा होगा जो अनसर्टन है, अनिश्चित होता। तो अनिश्चित को अपन क्या कहेंगे? जो अनडिफाइंड है। इस पर अभी तक किसी ने परिभाषा नहीं दी है, इस बात को परिभाषित नहीं किया, इस बात को किसी ने वहां पर निश्चित नहीं किया है। ठीक है, वो वाला पार्ट इसका है। बाकी चीजें अपन काटेंगे यहां पर। अनडिनाइबल, अनडिनाइबल का मतलब क्या है? जहां पर जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिसे मना किया नहीं जा सकता है। इररेफ्यूटेबल, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। पॉजिटिव जो सकारात्मक होता। तो बाकी तीन का तो यहां से कोई इश्यू बेटा जी है ही नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 का है, पेपर के हिसाब से 33 का है। चूज द सिनोनिम ऑफ मस्टर। फिर से अगर आपके पास पैसेज ना हो, देखो डरो मत इस चीज के लिए। तुम बहुत बार पगलेट की तरह डर जाते हो। तुम्हारे बड़े भाई के इन सेंटेंसेस को याद रखना। अगले ने 31 टू 37, 31 से 37 ये सवाल तुमसे पूछे हैं। ठीक है, और उसके अंदर 3 सवाल ऐसे हैं जिन्हें बिना पेपर के पढ़े, बिना मतलब बिना पैसेज के पढ़े बिना, आपका पेपर का मतलब मैं पैसेज से बोल रहा हूं, बिना पैसेज के पढ़े बिना इजीली तुम आंसर दे सकते हो। वहां पर तुम्हें पैसेज में जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करो ताकि तुम्हें समस्या ना आए। पेपर सेटर कितना घुमाए तुम्हें इश्यू नहीं है, तुम्हारा नॉलेज इनहांस्ड वहां पर होना चाहिए। अगले ने कहा कि तुम्हें सिनोनिम छांटना है, समानार्थी शब्द छांटना, किसका? वहां पर मस्टर का छांटना है। तो एक चीज गौर करना, मस्टर है, मस्टर का सिंपल मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। मस्टर का पता तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। मस्टर का मतलब कलेक्ट करना, गैदर करना, कॉन्ग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एक जगह करना, उसे क्या कहते हैं अपन? मस्टर। तो यहां गौर करना, बाकी चीजें जो मुझे काटनी है कौन सी? रबीश का मतलब कूड़ा करकट, नहीं होगा। एगोनी पीड़ा, वेदना, समस्यात्मक स्थिति होती है, नहीं होगा। रीअसर्ट पुनः इस चीज पर दावा डालना, पुनः प्रमाणित करने का भाव रखना, नहीं होगा। तो यहां पर चीजों को इकट्ठा करने के सेंस में यहां पर क्या लग जाएगा बेटा? आपका अमास लग जाएगा। अमास का मतलब क्या होता है? चीजों को एकत्रित करना होता है, चीजों को कॉन्ग्रीगेट करना होता है, चीजों को वहां पर कलेक्ट करना होता है, चीजों को वहां पर गैदर करना होता है। तो मस्टर इज इक्वल टू अमास। अगले क्वेश्चन पे चले बेटा। आपका वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चूज अ वन वर्ड फॉर टू सफर और डाई फ्रॉम हंगर। ये लीजिए भैया आपका, यहां पर भी मुझे पैसेज की जरूरत नहीं पड़ती बेटा आपका कि आप एक शब्द ऐसा चुनिएगा, एकार्थी शब्द लीजिएगा जहां पर सफर पीड़ित होता है या फिर कोई मर जाता है, या तो कोई पीड़ित होता है या कोई मर जाता है। किससे? आपका हंगर, भूख से मर जाता, तो उसे कहते हैं भूखे मरना। तो यहां गौर करना, बाकी वर्ड्स है ना, 4 वर्ड्स आप इजीली वहां पर सीखना ताकि आपके जहन में ये चीजें हैं वो परमानेंट मेमोरी तक आपका चली जाएं। तो जो पहला वर्ड आपके पास में है वो वर्ड देखना, PLUNGE। हालांकि मैंने पैसेज है उसको पढ़ाते वक्त तुम्हें बताया है, इसका मतलब होता है डुबकी लगाना। प्लंज का मायना क्या होता है? डुबकी लगाना। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आपको समस्या ना हो। ये बोर्ड है, इस पर लिखना थोड़ा सा महाभारत है। डुबकी लगाना। फिर यहां पर वर्ड है कौन सा? स्टाव। स्टाव का मतलब होता है आपका भूखे मरना, भूखे मरना। ठीक है, फिर अगले पार्ट में आ जाना। यहां पर नेक्स्ट वाला है LEDZE। मैंने बार बार तुम्हारे लिए वहां पर बोला लैज लैज लैज। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी रही होगी कि सर ये वर्ड तो मैंने जानबूझकर आपको सोचने के लिए छोड़ा था, अब आराम से आप बता सकते हैं। लैज का मतलब जो क्या होता है? एक हद होती है, एक हाशिया होता है, उसे क्या कहते हैं? आपका लैज कहते हैं। या तो मैं इसे क्या पढ़ूंगा बेटा आपका वहां पर? हाशिया पढ़ दूंगा, या फिर मैं क्या पढ़ दूंगा? इसकी हद है, इसकी जो सीमा है। ठीक है, स्ट्रेच के मायने क्या होते हैं? जो आपकी चीजें फैली हुई होती हैं, फैला हुआ होना, फैली हुई होना। ये बताओ किस में चला जाएगा आपका? वहां पर स्ट्रेच में चला जाएगा। फैली हुई होना, फैला हुआ होना, इस तरीके से लिया जाएगा। तो यहां पर जो सफर या डाई है हंगर से, वो क्या रहेगा? आपका स्टाव रहेगा। भूखे मरने से वहां पर लिया जाएगा। बाकी चीजों को आप यहां से हटा दीजिए, बाहर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आपका यहां पर 5वां क्वेश्चन आज की क्लास का कि व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ फेल। फेल का मतलब असफल होना होता, तो इसका संज्ञा शब्द आपको बेटा वहां पर आपका छांटना है। सवाल नंबर वैसे 5वां, यहां पर आपका 35वां सवाल बोला जाएगा पेपर के अकॉर्डिंग। तो गौर करो बेटा,
ये जो अपने पास में यहां पर वर्ड आया ना, उसमें फेल्ड, फेल्ड क्या है आपका वर्ब है, वर्ब का पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है। फेलिंग क्या आपके पास में वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, कंटीन्यूअस नेचर कहा जा सकता है, या फिर आपका वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम भी इसे दिया जा सकता है, आपका जेरेंड के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। लेकिन जेरेंड है फुल्ली नाउन, सीधा नाउन नहीं कह सकता, वर्ब प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। फिर यहां पर फेल, ये भी किस में आता है, वर्ब में आ जाता है। तो ये बाकी चीजें तो नाउन के रूप में काउंट नहीं होती हैं। फेल नाउन संज्ञा शब्द नहीं है, ये संज्ञा शब्द आपके नहीं है, तो संज्ञा शब्द मेरे पास में कौन सा रहेगा, फेलियर। फेलियर का मतलब क्या होता है आपका, वहां पर असफलता रहता है। आपने गौर किया हो, अभी भी मुझे क्या नहीं चाहिए आपका, पैसेज नहीं चाहिए। अगले ने मुझसे पैसेज में 7 सवाल पूछे हैं, ठीक है, और उसके बावजूद 5 सवाल में अगर मैं पैसेज को टच ना करूं, मेरा बेसिक नॉलेज है, तो बिना पैसेज का टाइम वेस्ट किए बिना आई कैन सॉल्व देम इजीली, मैं सॉल्व वहां पर कर सकता हूं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ लॉन्ग। पिछली बार आपसे नाउन पूछ लिया, इस बार आपसे क्या पूछना चाह रहा है आपका वहां पर, वर्ब फॉर्म, मतलब क्रिया शब्द आपसे वहां पर पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो गौर करो, यहां पर जो लॉन्गेविटी है, दीर्घायुता, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर लॉन्गेविटी है, वो किसके लिए काम आ जाता है, नाउन फॉर्म के लिए। लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग वहां पर जेरेंडियल नाउन के रूप में काम आ जाता है। लेंथ आपका फिर से नाउन के रूप में काम आ जाता है, तो वर्ब फॉर्म इसमें कोई सा है ही नहीं। यहां पर जो क्रिया शब्द लंबा चौड़ा करना, विस्तारित करना, बड़ा करना, फैलाना, वो किस में चला जाएगा, लेंथन में, लंबाई के लिए, लंबा करना, उसके लिए काम में लिया जाएगा। तो यहां पर जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग का लेंथ तो बेटा नाउन बनता है, और लेंथन वहां पर क्या बढ़ जाएगा आपका, वहां पर नाउन का रूप वहां ले लेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37, आज का वहां पर 7वां सवाल, 15 सवाल जो अपने को करने उसमें से 7वां सवाल, द करेक्ट स्पेलिंग इज, एक बार फिर देखो यहां पर इसका कहां से आपका रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा ना, ठीक है। ये करेक्ट स्पेलिंग वाला, तो ये तो मिस स्पेल्ट वाले में से आपका टॉपिक में से उठाया हुआ क्वेश्चन रहता है, तो इसके तहत आप किसी भी रूप में क्या नहीं कर सकते, बताओ, आपका वहां पर इसे पैसेज का सवाल नहीं कहेंगे, इजीली बिना उसके भी आप वहां पर निकाल सकते हैं। लेकिन वन बाय वन एक एक वर्ड आपको बेटा वहां पर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले वाले की स्पेलिंग यहां पर करेक्ट अपन कर देते हैं, देखो इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या बनेगी, COURAZE, करीज, करीज का मतलब हिम्मत या साहस है। फिर अगला ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको अपन सही करेंगे, तो क्या कहेंगे आपका, COMPLEXITY, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फिर यहां पर गौर करना, कॉम्प्लिकेटेड, अगर इसको अपन लेते हैं तो यहां पर भी आई की गलती है ना, COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड, तो ये चीजें हट गई ना, हटते अपने पास में क्या मिल गया आपका, वहां पर आंसर मिल गया। और आंसर में क्या, कनसा, कनसा, कनसर का मतलब क्या होता है, जो आपका पार्क ही होता है, स्वाद का पार्क ही हो सकता है, किसी कला का पार्क ही हो सकता है, किसी प्रतिभा का पार्क ही हो सकता है, किसी गट का पार्क ही वहां पर हो सकता है, किसी मैनर का, स्ट्रेटजी का, किसी भी वे में जो आपका एक टेस्टिंग एबिलिटी रखने वाला बंदा होता है, इवेलुएटिंग एबिलिटी रखने वाला होता है, असेसिंग जो स्किल रखने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है, कनसा कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पर, आज के 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, रिसेंटली अ मूवी was being released, have been released, has been released, question not attempted, इस तरीके से आपका बोला गया है कि हाल ही में एक जो मूवी है, हाल ही में जो आपका वहां पर एक चलचित्र है, वहां पर उसे रिलीज किया गया है। ये आपके करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब प्लस टेंस है, उसका जुड़ा हुआ सवाल आपके पास में देखा जाएगा। तो गौर करो, जब अपने पास में यहां पर ऐसे सवाल आपको निकालने होते हैं, तो ग्रामेटिकल नोशन आपके पास में होना चाहिए। बीइंग दे दिया, आईएनजी है, कंटीन्यूअस नेचर, इसके साथ में दोबारा आईएनजी कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। आपने बीइंग दे दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसके साथ में कुछ होना चाहिए, इज, एम, आर, वोज, वर, ऐसा कुछ रहना चाहिए, एक भी आपके पास में नहीं है। फिर हैव आता है, हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, तो बीच में यहां पर बीइंग की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ लगता तो पार्टिसिपल आपका बीइंग लगता ना बेटा, वो वहां पर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, वहां पर हैज बीन रिलीज्ड, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट प्रो परफेक्ट है, उसका पैसिव कंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका वहां पर कि शी ब्लैंक बाय हर टीचर टू स्टडी हार्डर, उसे वहां पर उसके अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा उत्साहित किया गया कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, शानदार तरीके से वहां पर आपका पढ़ाई करे। तो इसमें गौर करो, यहां आपने देखा होगा कि किसने किया, इसको ट्राई करना बेटा, इसमें वॉइस आपका मिला हुआ है, यहां बाई के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ, मतलब पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस के अंदर आप क्या लेते हैं बेटा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, और बी के अंदर आप किसको शामिल करते हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग, बीन, इन 8 शब्दों में से एक होना चाहिए। तो आप चेक करना यहां पर, क्या अपने पास में हैज बी वर्ड है क्या, नहीं है, क्या विल वहां पर बी वर्ड है क्या, नहीं है, और दूसरी बात बताओ, बीन विल के साथ तो यूज हो ही नहीं सकता,
बीन बी का वर्ड तो है, लेकिन बीन कैसे आएगा? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो ऑटोमेटिकली आपके पास में यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं कि ये जो वॉज है ये प्योरली बी फॉर्म है और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर कहा जा सकता। तो आंसर क्या बना? शी वॉज इनकरेज्ड, उसे उत्साहित किया गया बाय हर टीचर, उसके अध्यापक, उसके अध्यापिका, उसके शिक्षक, उसकी शिक्षिका, उसके द्वारा टू स्टडी हार्डर, कि बेटा कठोर मेहनत करो ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य का आपको वहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। तो इस सवाल को अगर आप चेक करते हैं बेटा, तो मैंने ये कहा कि जितना ज्यादा बड़ा सवाल ग्रामेटिकल पोर्शन में आएगा उतना ही आसान होगा। ये मैं हमेशा हर क्लास में कहता हूं। जैसे उसकी लेंथ बना दी ना, लेंथ बढ़ा दी आपका, लेंथन कर दिया उसे आपका, उतना ही वो इजी रहने वाला, उतना ही वो लूसिड रहने वाला, उतना ही वो सरल आपका रहने वाला है। सीधा सीधा इसको अपन अटेम्प्ट करते हैं आपका। वहां पर पहले सवाल को पहचानने की कोशिश अपन लोग कर लेते हैं आपका। ये WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, RS से रिपोर्टेड स्पीच है। सेंटेंस को आप RS से पहचानोगे, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच से पहचानोगे बेटा। तो यहां पर WH वर्ड वाला आपका इंटेरोगेटिव बना, तो इंटेरोगेटिव में सेड टू किस में जाना चाहिए? आस्ट में जाना चाहिए। तो एक एक चीज को चेक करो यहां पर आपका। देखो यहां वाले पार्ट में आपके पास में आस्ट है, बिल्कुल है। यहां पर आपके पास में आस्ट है, बिल्कुल है। आस्ट है, आस्ट है, चारों में ना। शी आस्ट, शी आस्ट, शी आस्ट, शी आस्ट, ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर। अब अगली चीज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बेटा आप क्या करते हैं? वहां पर WH वर्ड का WH वर्ड कनेक्टिव वहां पर बनाते हैं। तो टू तो कनेक्टिव अपना बनने से रहा, बाहर हो गया। दैट अपना कनेक्टिव बनने से रहा, तो बाहर हो गया। तो मेरे पास में ऑप्शन कितने बचे? 2 बचे, तीसरा और चौथा बचा। उसके बाद में जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है वो हमेशा इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, वो वापस पलट कर आएगा। और पलट कर किस में चला जाएगा आपका? वहां पर असर्टिव में, साधारण में चला जाएगा। साधारण सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उसकी स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के मायने यहां चेक करते हैं अपन कि अपने पास में, चलिए वाई तो मिला, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ी है, नहीं है ना। तो ये चीज यहां से बाहर हट जाती है। आंसर अपने आप आपको मिल गया। आप ज्यादा चेक करना चाहें तो बेशक आप कर सकते हैं। शी सेड टू आस्ट में गया, हर ब्रदर जोड़ने के लिए वाई है। यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आपका हर ब्रदर है, मैस्कुलिन जेंडर है तो उसका ही बनेगा। वह के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट प्रोग्रेसिव है। तो पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव ये किस में है? पास्ट के दूसरे में। किस में चेंज होगा? चौथे में। पास्ट का चौथा कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट आपका वहां पर प्रोग्रेसिव है या प्लू परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। तो उसमें लगना क्या है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आउटसाइड का आउटसाइड रहना है, साइड का साइड रहना है। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग किसमें चला जाएगा? हमें कॉलेज का कॉलेज रहेगा, कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज होता है। और ये जो आपका मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क है, वो आपका फुल स्टॉप या फिर पीरियड साइन में चेंज हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में वहां पर आ रहा है। अनुराग से टू पूजा, प्लीज वेट फॉर माई रिटर्न। अनुराग ने पूजा से कहा कि मेरे आने तक मेरा इंतजार करना। ये पगला कहां फंस गया? लड़की से कह रहा है कि मेरे आने तक इंतजार करना। बेवकूफ, तैयारी कर, बढ़िया तरीके से संभल, ठीक है। इंतजार उसका किया जाता है जिसमें कुछ गट्स वहां पर होते हैं, ऐसे नहीं किए जाते हैं आपके। इंतजार करने के चक्कर में कहीं कह दो, ठीक है, कि थोड़े दिन बाद में मिलो कि भैया भैया मत बोल, कोई बात नहीं, बच्चा ये तेरे मामा जी हैं, लाइक दैट, ऐसा सुनने को मिलता है ना। तो टैलेंट को इनहांस करो, ठीक है। मार्केट में एक अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश वहां पर करो, अपना एक स्टैंड लेने की कोशिश वहां पर करो। चलो फिलोसफी से बाहर आते हैं, दर्शन शास्त्र से बाहर निकलते हैं बेटा आपका। अनुराग ने पूजा से कहा प्लीज वेट फॉर माई रिटर्न। तो यहां वाले पैटर्न में जो आपके पास में सवाल बना हुआ है, इस सवाल को अगर चेक करोगे तो सवाल है किसका? वापिस से नरेशन का ना बेटा आपका, ठीक है। तो नरेशन वाले पार्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां इस पैटर्न विशेष में तुम्हें सीधा सीधा पता है कि प्लीज का भाव आ रहा है, और जब प्लीज का भाव आता है तो रिक्वेस्ट का मैनर लेकर आता है। तो रिक्वेस्ट वाले पे चले जाओ ना आप, यहां पर टोल्ड तो नहीं आ सकता आपका, ठीक है। फिर एनक्वायर्ड पूछने का भाव इसमें नहीं आएगा, तो रिक्वेस्ट तो 2 में है आपका, ठीक है। तो जब प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ तो सेड टू आपका रिक्वेस्टेड में गया। तो इनको मैच करते हैं कहां तक सही जाता है। अनुराग दोनों में है, दोनों में रिक्वेस्टेड है, दोनों में पूजा है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए आपके पास में टू आता है, बिल्कुल है। लेकिन जो प्लीज का भाव है तो ऑलरेडी किसमें शामिल है आपका? वहां पर रिक्वेस्टेड में शामिल है, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपना आंसर हमें मिल जाता है। आंसर कौन सा बेटा आपका? ये वाला, कि अनुराग रिक्वेस्टेड पूजा टू वेट फॉर माई। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है आपका? अनुराग। अनुराग का क्या बनता है? ही बनता है। आई का माई बनता तो ही का क्या बनेगा? हीज बनेगा। तो क्या हो जाएगा? अनुराग रिक्वेस्टेड पूजा टू वेट फॉर हीज रिटर्न, इस तरीके से लिया जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 42 का देखिएगा। विच मेथड एम्फेसाइजेस ऑन इंटेंस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ टारगेट लैंग्वेज। निम्नांकित में से ऐसी कौन सी पद्धति है, ऐसी कौन सी विधि है जो वहां पर जोर डालती है किस पर? आपकी रीडिंग या फिर पठन के कौशल पर, पढ़ने के कौशल पर। इंटेंस का मतलब तीव्रतम भाव के साथ में, हद से ज्यादा भाव के साथ में, जो किसका? आपका टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक का, जो किसका? आपका वहां पर टारगेट लैंग्वेज का है या फिर आपका सेकंड लैंग्वेज का बोला जाएगा। तो निम्नांकित में से ऐसी कौन सी आपकी मेथड है जो वहां पर टेक्स्ट बुक है उसके पढ़ने पर सबसे ज्यादा जोर देती है? बेटा ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों का शानदार सवाल वहां पर आपका
बन रहा होता है। तो गौर करना, ऐसा जो पार्ट आपको देखने को मिलता है उसमें कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, उसकी सिंपल रीडिंग पे फोकस नहीं देता है। ये क्या करता है, आपका ग्रामर और साथ में अनुवाद लेता है, अनुवाद के साथ में वहां पर आपका ड्रिलिंग है, रूल्स की, मेमोराइजेशन की, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। डायरेक्ट मेथड है जो आपका सेकंड लैंग्वेज टू सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश टू इंग्लिश, उसको पढ़ाने की बात करता है। वहां पर मदर टंग को बिल्कुल डिनाई करता है, अवॉइड करता है। बाइलिंगुअल मेथड में दोनों भाषाएं हैं, उनका एक प्रॉपर यूज होता है। जितनी आपको मदर टंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग मदर टंग यूज करनी होती है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं ना उन पर यहां पर फोकस आपका नहीं होता है। लेकिन जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है उसके अंदर क्या होता है आपका, वहां पर उसमें जो स्ट्रक्चर्स आपको दिए जाते हैं उनके अंदर आपका जो रीडिंग स्किल है उसको भी बताने की कोशिश वहां पर की जाती है, और रीडिंग को इसमें सबसे ज्यादा प्रीफर करने का काम भी आपका वहां पर किया जाता, उसको भी बताया जाता, उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपका देखा जाता। तो एक बार फिर से इस चीज को याद कर लेना बच्चा आपका कि अपने पास में डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है वो वहां पर केवल स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करता बल्कि साथ में किसका फोकस करता है बताओ, देखिए आपका वहां पर रीडिंग का भी फोकस करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया, एक बार नहीं काफी बार आपका सवाल वहां पर पूछा गया है। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आपका कथन है जो कि डायरेक्ट या डायरेक्ट मेथड के प्रति सही नहीं है, उसमें नहीं आता है। तो ये देखो, ये सवाल आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में काउंट होते हैं आपके वहां पर, तो इसको पढ़ना जरा। अगला हमसे पूछ क्या रहा है आपका, यहां पूछ रहा है कि सत्य क्या नहीं है, किसके बारे में, डीएम के बारे में, डायरेक्ट मेथड के बारे में। पहला, इट हेल्प्स द लर्नर, यह आपका जो लर्नर है या अधिगम करता, उसकी मदद करता, सहायता करता, डेवलप विकसित करने में, किसको, प्रैक्टिकल यूज, व्यवहारिक जो प्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है, किसका वहां पर, टारगेट लैंग्वेज या फिर L2 का या फिर सेकंड लैंग्वेज का। बिल्कुल बेटा ऐसा होता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, ये काफी रुचिकर पद्धति या विधि होती है ऑफ टीचिंग, अध्यापन के लिए, टीचर के लिए बहुत अच्छा होता है। एज इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि इसमें एबीएल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रिया आधारित अधिगम रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। दिस मेथड मेक्स अ टीचर डोमिनेंट एंड एरोगेंट, यह जो टीचर है वहां पर कौन सा आपका डीएम वाला, डायरेक्ट मेथड वाला जो टीचर होता है आपका वहां पर, वो काफी ज्यादा डोमिनेंट, प्रभावी बन जाता है और एरोगेंट, घमंडी नहीं। ये टीसीजी में होता है, ये आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में होता है, जीटी मेथड में होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है, जहां पर टीचर है फुल्ली एक मास्टर का रोल, फुल्ली एक डिक्टेटर, तानाशाही का, एक टायरेंट का रोल है वो अदा करता है। एरोगेंसी की बात वहां पर देखने को इसमें मिलती है। तो ये जो मैनर है ये अपना आंसर वहां पर बनने वाला है। ये गलत चीज बोलूंगा मैं यहां पर आपका, ये टीसीसी में होता है, डीएम में नहीं होता है। फिर अगला एक और चेक करते हैं। दिस मेथड रिक्वायर्स टीचर्स फ्लुएंट इन द टारगेट लैंग्वेज, ये जो मेथड होता है इसमें हमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो कि टारगेट लैंग्वेज या फिर आपके सेकंड लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश के अंदर फ्लुएंट या फिर धारा प्रवाही वहां पर बोले जाते हैं, बिल्कुल बोले जाते हैं। तो 3 कथन इसके पक्ष में है और 1 कथन इसके विपक्ष में। हमें विपक्ष वाला या असत्य कथन चाहिए था जो हमने छांट लिया आपका। चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ग्रामर इज टॉट इन डायरेक्ट मेथड, जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो आपका डायरेक्ट मेथड के अंदर या डायरेक्ट मेथड में पढ़ाई जाती है। तो बेटा एक चीज गौर करना कि अपने पास में जो टीसीजी होता है, ये ध्यान देना मेरा, कि जो अपने पास में आपका टीसीजी या फिर जीटी होता है तो वहां पर जो अपना ग्रामर है वो कैसे पढ़ाया जाता है आपका, डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। डिडक्टिवली का मतलब क्या होता है आपका, निगमनात्मक आधार पर पढ़ाया जाता है, रूल टू एग्जांपल, नियम से उदाहरण की तरफ। लेकिन अगर मैं डीएम की बात करता हूं, डायरेक्ट मेथड की बात करता हूं, तो ये उल्टा हो जाता है। और यहां पर जो मैनर है वो मैनर कैसा बताओ आपका, वहां पर इंडक्टिवली है। इंडक्टिवली का मतलब होता है आगमनात्मक आधार पर होता है, एग्जांपल टू रूल होता है, उदाहरण से नियम की तरफ होता है। तो ग्रामर डायरेक्ट मेथड में आपका इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, डिडक्टिवली बेटा किसमें होता है आपका, टीसीजी में होता है। और हर चैप्टर के पहले, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्लास से प्रायर रख के ना, ये दोनों का तो कोई सेंस ही नहीं है, कंफ्यूजन पहले और दूसरे में वहां पर बनता है। तो आज की क्लास का अपना लास्ट सवाल देखिएगा जरा, विच वन मेथड ऐसी है जो अलाउज द ट्रांसलेशन, वो आपका अनुवाद है उसे अलाउ करती है, अनुवाद को वहां पर अनुमति देती है आपका वहां पर। इसको चेक करिएगा जरा कि जो आपके पास अनुवाद है उसे अलाउ किया जाता है। अब ओनली डिफिकल्ट टर्म्स, कि केवल जो आपके कठोर टर्म्स आते हैं उनको, जो किस में है, टारगेट लैंग्वेज में है, ताकि वहां पर जो अपना लर्नर है वो क्या करे, इजीली, बड़ी आसानी के साथ में इन सारे टर्म्स को सीख सके, इन टर्म्स के बारे में जानकारी वहां पर ले सके। अगर ऐसी चीज आपको वहां पर कही गई है तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा मेथड है जो हमें यहां पर इन सारी चीजों को क्या करता है, आपका अलाउ करता है। तो देखो, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है, उसकी तो बीमारी क्या है वहां पर आपका, लगभग 70 to 90% चलता ही किसमें है आपका, मदर टंग में चलता है आपका वहां पर, उसका तो अनुवाद होता ही रहता है। डायरेक्ट मेथड में अनुवाद के लिए कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। फिर बचा कौन सा, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यहां पर आपको अलाउ न के बराबर किया जाता है,
और अलाउ भी होगा ना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में या कम्युनिकेटिव अप्रोच और लैंग्वेज टीचिंग में, तो बेटा केवल कौन अलाउ होगा आपका, केवल और केवल आपका वहां पर टीचर अलाउ होगा, बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर बच्चे को हमें थोड़ा बहुत अलाउ करना है कि 10% भी वो अपनी मदर टंग को काम में ले ले, तो वो किस में काम में ले सकता है, आपका बाइलिंगुअल में काम में लेगा। अब आप ये कहेंगे कि यहां पर सर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बच्चे को अलाउ है, बिल्कुल है, लेकिन केवल डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है, वो तो सारा ही अलाउ है, जितना बोलना चाहिए उतना बोल सकता है। डिफिकल्ट टर्म्स में लर्नर टीचर दोनों को आवश्यकता अनुसार आपका अलाउ किया जाता है, वो बाइलिंगुअल में किया जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में सीएलटी में केवल और केवल टीचर अलाउ होता है, डायरेक्ट मेथड में ना टीचर अलाउ है और ना ही आपका बच्चा अलाउ है। ये लीजिए आज के इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चंस हैं, देखो बड़ी फास्ट गए ना, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं कहीं पर। जैसे आप कई बार कहते हैं सर अपने को लंबा पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूं कम टाइम में गागर में सागर भर के फ्रांसिस बेकन की तरह आप कम शब्दों में ज्यादा बात वहां पर कर सकें, उन चीजों को वहां पर हाईलाइट करके देख सकें, तो उससे बेहतर आपके लिए बेटा कुछ भी नहीं होगा। तो देखो कमिटमेंट के अकॉर्डिंग करवा दिया ना आपका, वहां पर पहला पार्ट ले आया इसका, अब एक पार्ट और बचा है, तो आप उम्मीद आराम से कर सकते हैं कि हाँ भी बड़े भैया जरूर करवा देंगे। तो चलो इस बड़े भाई की बात मानते हुए मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।